राकेश सिन्हा जी, आज देखिए तो एक आध दो देशों को छोड़कर जो पाकिस्तान के साथ है, उसके अलावा पूरा ओआईसी भारत के साथ खड़ा हुआ है। साथ ही साथ कई मुस्लिम देशों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इसके अलावा आज हमने मिस्र के साथ अपने 75 साल पुरानी दोस्ती को एक नया आयाम दिया है। लेकिन क्या कुछ भारतीय मुसलमान जानबूझकर बीजेपी, मोदी जी, आरएसएस के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं? आपको क्या लगता है? आपका क्या विश्लेषण है इस पर? हेलो जी राकेश जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व से दुनिया के उन देशों में प्रभाव छोड़ा है जिन देशों के बारे में कहा जाता था कि भारत के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण रखते हैं। और भारत की कूटनीति पिछले दशकों में यानी 2014 से पहले बहुत सफल नहीं हुआ करती थी। इसका एक बड़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की नीतियों को लाया और विदेश नीति को स्थापित किया, जिस विदेश नीति में राष्ट्रों की स्वतंत्रता स्वायत्तता को उन्होंने महत्व दिया, यानी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यह इसकी अनुभूति मुस्लिम राष्ट्रों को भी हुई, चूंकि मुस्लिम राष्ट्रों पर साधारणतः दो जो बड़े विकसित देश हैं उनका दबाव और प्रभाव बना रहता था और एक तरह से वे उनके अधीन सबऑर्डिनेशन की तरह काम करते थे। इसका प्रभाव फिर ट्रेड के मामले में नरेंद्र मोदी जी ने जो एक लोकतांत्रिक तरीका अपनाया उसका प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि बहरीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2019 में द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रिनासा, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब बहरीन एक मुस्लिम देश है जहां 99% लोग मुसलमान हैं। वहां पर जो हाईएस्ट अवार्ड है स्टेट का दिया जाता है, तो वो एक अकेला देश नहीं है। 2016 में सऊदी अरबिया ने जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था, वह अवार्ड उनके नाम पर है जो सऊदी अरबिया के फाउंडर हैं, उसके संस्थापक हैं। ये सुलेमान बिन अब्दुल अजीज शाह के नाम पर यह अवार्ड दिया गया और यह अवार्ड वहां के शासक ने दिया। देखिए, जब आपका व्यक्तित्व में एक पंथ निरपेक्षता की भावना और लोगों के साथ समानता के आधार पर जुड़ने की बात होती है, तो इसका प्रभाव सभी लोगों पर होता है। इसका एक उदाहरण देखिए चौरसिया जी, कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक स्टेट है जहां की लगभग 99.9% लोग मुस्लिम हैं। उस देश में हिंदू, बहुत से माइग्रेंट्स हिंदू वहाँ रहते हैं वर्कर्स के रूप में। एमिरेट से भारत का संबंध कोई नया तो है नहीं। 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब से नेहरू युग से संबंध रहा। राजीव गांधी रहे, मनमोहन सिंह जी रहे, उसके पहले इंदिरा जी रही, नेहरू जी रहे, शास्त्री जी रहे। इन सब के बावजूद भी वहाँ के हिंदू उपेक्षित थे। यहाँ सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल एक खास धर्म की उपेक्षा का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहल की और अबू धाबी में 55,000 स्क्वायर मीटर वहाँ के राज्य ने जमीन अलॉट किया, निर्गत किया। वहाँ पर मंदिर का शिलान्यास हुआ और उस शिलान्यास में, अबू धाबी में जो शिलान्यास हुआ, उस पर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान जो वहाँ के युवराज हैं वो उपस्थित थे। वहाँ जो लोग मुस्लिम गेस्ट आए उनको टीका लगाया गया, वहाँ पर जय जयकार हुआ, मोदी जी के साथ वो खड़े रहे। अब देखिए, ये सब जो उपलब्धियाँ हैं वो उपलब्धियाँ कूटनीति का हिस्सा सिर्फ नहीं है, उसका कूटनीति से कोई संबंध नहीं है। मोदी जी ने पीपल टू पीपल रिलेशनशिप को महत्व दिया और वहाँ के लोगों को अनुभूति हुई कि भारत में कुछ लोग निहित स्वार्थ से जो प्रोपेगेंडा करते हैं, उस प्रोपेगेंडा का दुष्प्रचार का कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो बात आपने आरंभ में कहा, मैं उसकी पुष्टि करते हुए कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में मुस्लिम देशों में जो छवि है, अब उसका मैं एक उदाहरण, एक छोटी सी बात मैं कह के बात समाप्त करता हूं कि जो वहाँ के अखबार, जो इस्लामिक मुल्क के अखबार हैं, उन अखबारों के संपादकीय और उसके रिपोर्ट्स को देखिए। उसमें कहीं भी नरेंद्र मोदी जी के प्रति कोई भी ओछी टिप्पणी की बात तो दूर, उन्होंने जो किया, जैसे योग को जो उन्होंने आरंभ किया, तो कई मुस्लिम राष्ट्रों ने योगों को अपनाया। इसलिए मुझे लगता है कि भारत देश के भीतर जो मुट्ठी भर लोग एक कंस्ट्रक्ट करते हैं ओपिनियन, एक मिसट्रस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको आत्मालोचन करना चाहिए और देश की जनता को अपनी आंखें खोलकर इस्लामिक मुल्कों में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के प्रभाव को अपने दृष्टि से आंकना चाहिए। सीधे यही सवाल एआईएमआईएम से लेते हैं।
आपका सिर्फ एक एजेंडा है कि मोदी जी अक़लियत के विरोधी हैं, बीजेपी अक़लियत की विरोधी है। लेकिन फिलिस्तीन जैसा देश जिसके लिए आप सब पलक पावड़े बिछाए रहते हैं, उसने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया। और उसके बाद फिलिस्तीन के बाद सऊदी अरब ने, जिसके लिए पाकिस्तान जो है, जिससे कर्ज मांगने के लिए आजकल दौड़ा दौड़ा भागता फिरता है। और तीसरी बात मैं और बता दूं आपको, अबू धाबी में मंदिर बन रहा है जो एक मुस्लिम देश है। आपको भरोसा क्यों नहीं है कलीमुल हाफिज साहब? देखिए दीपक चौरसिया साहब, हम प्रधानमंत्री जी से हमारी शिकायत यही है कि जब आप विदेशी मुसलमानों को गले लगा सकते हो तो अपने भारतीय मुसलमानों को गले क्यों नहीं लगाते हो? भारतीय मुसलमानों के साथ जो आपका रवैया है वो एक सौतेला रवैया है। आपने उनके हलाल गोश्त के खिलाफ कर्नाटक में बिल ला रहे हो, आप उनके कल्चर पे एक तरह से पूरा कदगन लगा दिया है। उनका रोज़ा, उनका खाना, उनका अजान, उनकी बच्चों की पढ़ाई, ख़ास तौर से जो बच्चे हिजाब में पढ़ना चाहती हैं उनको, यानी सब तरफ से आप उनको आपने घेरा हुआ है, युद्ध छिड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, वो बाकायदा कहते हैं कि भारत 1000 साल से युद्ध लड़ रहा है और वो भी यांत्रिक लोगों से लड़ रहा है, बाहर से नहीं है। तो आंतरिक लोगों से किससे युद्ध लड़ रहा है? कौन है वो लोग? यानी जो ख़ज़ाहिर बात है वो अल्पसंख्यक हैं, और वो अल्पसंख्यकों में ज़्यादा बड़ी 80% मुसलमान हैं। यानी तो एक तरफ तो आपके संघ परिवार के मुखिया ये कह रहे हैं कि भारत युद्ध लड़ रहा है और वो भी आंतरिक लड़ रहा है, और दूसरी तरफ आप अपनी छवि चमकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक दूसरा रूप अपना करते हो। ठीक है कलीमुल साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको रोजा रखने से किसी ने रोका है? जिनको सरकार ने कभी आपको रोजा रखने से रोका है? एक सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं, सरकार ने हमारे खान पान पे तो प्रशिक्षण लगाया है ना। कहाँ लगाया? कर्नाटका की सरकार हलाल मीट पे बिल लेकर आ रही है। क्यों एमपी ये कह रहे हैं कि एमआईएम का आरोप है और उन्होंने कई बातें गिनाई भी। देखिए, सामान्य हिंदू, सामान्य मुसलमान, सामान्य सिख, सामान्य ईसाई को किससे मतलब है बताता हूं। 49 करोड़ लोगों को, 49 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस पहुंचा है। ये हमको और जो लोग डिबेट कर रहे हैं उसको बहुत अंतर नहीं पड़ा, चूंकि हम इंश्योरेंस के दायरे में आज से नहीं 20 साल, 25 साल, आप बात गले लगाने की है तो जवाब दीजिए। आपके धर्म संसद में एफआईआर तक नहीं होती। नहीं सिन्हा साहब, आप उधर ले जाएंगे, बोलते हैं ना।